फूल जैसे रिश्ते, एक कहानी एक सबक। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, एहसास और खुलूस से भी बनते हैं। तो रिश्ते जो हम खुद बनाते हैं अक्सर रेत भी साबित होते हैं, लेकिन नियतों में खुलूस और मोहब्बत की सच्चाई शामिल हो तो हम अपने बनाए हुए रिश्तों को मजबूत और देर तक बना कर रख सकते हैं। शर्त सिर्फ नियतों का खुलूस होना है। सास और बहू के रिश्ते अक्सर खून के नहीं होते, मगर उन्हें उनके रिश्तों जैसी मजबूती देने के लिए खुलूस और प्यार की जरूरत होती है। पर एहसास और खुलूस न हो तो कोई भी रिश्ता जो हम खुद बनाते हैं भी टिकाऊ नहीं हो सकता। सास और बहू के रिश्ते में सासू माँ के दर्जे पर होती है, वहीं बहू का मुकाम भी बेटी जैसा होता है। अगर इस रिश्ते को माँ और बेटी का रिश्ता समझा जाए तो अगर ऐसा मुश्किल से ही होता है। इसके लिए एक अनजान लड़की को बहू के रिश्ते के तौर पर कबूल करना और एक बहू को अपने शौहर की माँ को अपनी माँ के रूप में मानना बहुत कठिन महसूस होता है। लेकिन अगर ये दोनों रिश्ते प्यार से आगे बढ़ते रहे तो एक दिन कामयाबी यकीनी और टिकाऊ होती है। मेहरुन्निसा और सानिया के रिश्ते को बहुत प्यार मोहब्बत की जरूरत थी। रमजान का महीना तो पिछले हफ्ते ही शुरू हो चुका था और हर साल की तरह इस साल भी मेहरुन्निसा बेगम ने इस मुबारक महीने को खुश आमदीद कहने का भरपूर इंतजाम कर रखा था। इस महीने उन्होंने इबादत के लिए अपना शेड्यूल तैयार कर लिया था और वो पूरा दिन इबादत करती हूँ। फिर सानिया के साथ मिलकर इफ्तारी के लिए बहू की थोड़ी बहुत मदद करती। इसे भी उनके यहाँ इफ्तारी का ज्यादा इंतजाम नहीं किया जाता था, सिर्फ खजूर और फ्रूट चाट के साथ ही किसी भी फ्रूट मिल्क का शेक तैयार किया जाता था और फिर इफ्तार करके मगरिब की नमाज के बाद सादा खाना खा लिया जाता। बरसों से मेहरुन्निसा ने अपने घराने में यही रूटीन बना रखी थी। रमजान के महीने में बेहतरीन खाने के बजाय इबादत ज्यादा करती, ये सोच कर कि न जाने अगली बार ये बरकत का महीना मिले या न मिले। इसीलिए बेटी की शादी के बाद बहू सानिया को भी यही समझाया। मेहरुन्निसा के 2 बच्चे थे। हाल ही में शौहर की डेथ हुई थी, जिसके बाद वो जिंदगी पर भरोसा करना छोड़ चुकी थी। दोनों बच्चे तारिम और बेटी सबा शादीशुदा थे। उनके शौहर ने अपनी ही जिंदगी में मेहरुन्निसा के साथ मिलकर ये अहम फर्ज अदा किए थे, इसीलिए वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी से किसी हद तक आजाद थी। इसलिए अपना ज्यादातर वक्त इबादत में गुजारती। सारिम सानिया और 2 बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। ये सारिम से छोटी सबा भी अपने ससुराल में खुशी खुशी जिंदगी जी रही थी। उन बच्चों की तरफ से इसी इत्मीनान व सुकून को उनको अपने आपके शुक्र गुजार बंदों में शामिल कर लिया था। अगरचे उनकी गिनती सफेद पोश घरानों में होती थी, सारिम किसी कंपनी में जॉब करता था। एक सुलझी हुई समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। मेहरुन्निसा के शौहर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, इसीलिए उम्र भर की जमा पूंजी से सर छुपाने के लिए सर्विस के दौरान अपना घर बना लिया था। चूँकि मेहरुन्निसा ने बड़े से लेके घर का इंतजाम संभाला हुआ था, इसीलिए अक्सर पर अपनी छत मौजूद थी। बहू सानिया भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती को अच्छी तरह से चला रही थी। लेकिन कभी कभार मेहरुन्निसा शौहर की पेंशन से मिलने वाले पैसे से भी घर में खर्च कर दिया करती थी कि सारिम ने खुद ही कह दिया था कि मेहरुन्निसा पेंशन के पैसे अपने पास रखें, क्योंकि उस पर सिर्फ उन्हीं का है। इसीलिए घरदारी और किचन के इंतजाम की जिम्मेदारी मेहरुन्निसा ने खुद ही सानिया की खीर पकाई की रस्म पर उसके हवाले कर दी थी, ताकि वक्त गुजरने के साथ साथ वो धीरे धीरे घरदारी के इंतजाम में माहिर हो जाए। इस तरह से उसे आगे जाकर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी सारिम उनका इकलौता बेटा था, इसीलिए कल से सानिया ने ही घर को संभालना था। मेहरुन्निसा ने अपनी मोहब्बत खुलूस से जन्नत का नमूना बना दिया था। खुदा का शुक्र था, सानिया गैर खानदान से होने के बावजूद बहुत अच्छी और बात को मानने वाली बहू साबित हुई थी। मेहरुन्निसा की बहुत इज्जत करती थी, से लेकर खरीदारी तक हर छोटे बड़े मामलात में सास से मशवरा किया करती, ताकि वो अपने साथ में हमेशा भरोसेमंद रहे। उनके रिश्ते में सास बहू वाली उठापटक नहीं थी, क्योंकि सानिया सास और शौहर के साथ साथ इकलौती ननद और उसके शौहर बच्चों को भी उतना ही ख्याल रखती थी। किसी को शिकायत का मौका न देती थी। वैसे भी ताली दोनों हाथ से बजती थी, हर घर की दीवारों और रिश्तों में दरारें नहीं पड़ती। सानिया ने छोटी व बड़ी दोनों ईद के मौके पर बड़ी समझदारी से निभाया था, इसीलिए इस ईद पर भी सबा को आने वाली मैके की तरफ से ईदी के हवाले से मेहरुन्निसा को कोई परेशानी नहीं थी। जानती थी सानिया उनके बिना कहे इकलौती ननद के ससुराल को जाने वाली ईदी का इंतजाम खुद ही अच्छी तरह से कर देगी, जैसा कि बरसों से होता आ रहा है। इस बार बेटी की ईदी और ईद की खुशियों में होने वाले इंतजाम को भूलकर बेटी की देखभाल जी जान से लगी थी। पिछले हफ्ते सारिम की बाइक का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था। उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था, बाजू पर भी गहरी चोट आई थी। रमजान का पहला
हफ्ता हॉस्पिटल की भागदौड़ में गुजरा था। मेहरुन्निसा तो अचानक मुसीबत पर बुरी तरह घबरा गई थी। मैंने भी हौसले और समझदारी से काम लेते हुए सब कुछ संभालते हुए बहादुरी का सबूत दिया, क्योंकि उसे ही कुछ करना था। इसके मैके में भी कई भावज और माँ के सिवा कोई नहीं था जो उस मुश्किल घड़ी में उसका सहारा होते, क्योंकि भाई रोजगार के लिए बाहर मुल्क में रहता था, जबकि बाप की डेथ हो चुकी थी। लेकिन सबा और उसके शौहर रियाज ने भी इसी मौके पर रिश्तेदारी का पूरा हक अदा किया। वो दोनों रोजाना शाम को सारिम को देखने हॉस्पिटल आ जाया करते। फिर जब हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहने के बाद वो डिस्चार्ज होकर घर आया, वो दोनों छुट्टी वाले दिन आने लगे। यूं भी रमजान की वजह से रोजाना आना मुमकिन नहीं था, पर सबा जब भी मैं के आती थी भाई के लिए कुछ न कुछ स्पेशल डिश बनाकर लाती। डॉक्टर ने सारिम की टांग पर प्लास्टर चढ़ाकर 1.5 माह बेड रेस्ट का मशवरा दिया। जी सानिया, मेहरुन्निसा सारिम की देखभाल में उन दिनों बिजी थी। इलाज पर सारिम के काफी पैसा खर्च हो गया था, इसीलिए अब ईद की तैयारियों के हवाले में कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। लेकिन उसने सारिम से इस बारे में कुछ न कहा, यहाँ तक कि सास पर भी फिक्रमंदी जाहिर होने न दी। वो दोनों में से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर सारिम ने हद से ज्यादा उसे सुस्त और फिक्रमंद देखा। चेहरे पर फैली फिक्र की लकीरों को पढ़ लिया तो खुद ही पूछा। सानिया को उससे बात करनी पड़ी। हर साल की तरह इस साल भी सबा के ससुराल उसकी ईदी भिजवानी थी। इसका इंतजाम इस बार सानिया को मुश्किल नजर आ रहा था। मैं जानती हूँ सानिया, पिछले दिनों मेरी बीमारी की वजह से तुम और अम्मी बहुत परेशान हो रहे मेरे लिए, और रमजान में आने से तुम्हारे काम भी पहले जैसे बढ़ गए थे। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जो परेशानी की चमक रही थी वो सिर्फ कन की वजह से नहीं थी, कोई और बात है। प्लीज मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। सारिम ने बेड पर उसके करीब बैठी सानिया के हाथ थामते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सारिम, बस मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए थकन महसूस हो रही। परेशान न हो। सानिया ने सारिम से के पूछने पर बात को टाल दिया। मसला इतना बड़ा नहीं था कि वो सारिम से शेयर करके उसे परेशान करती। उसने खुद ही इस मसले का हल निकाल लेना था, बल्कि उसने किसी हद तक मसले का हल सोच भी लिया था। मगर सारिम जो 7 साल साथ था, सानिया के मिजाज के साथ साथ सानिया के चेहरे के उतार चढ़ाव और एक्सप्रेशन से भी अच्छी तरह समझने लगा था। इसीलिए सानिया की बात कर उसने तो तसल्ली नहीं हुई। पता है सानिया, तुम्हारे अंदर इतना हौसला और सलाहियत है कि तुम हर मसले का हल किसी को परेशान किए बगैर खुद ही निकाल लेती हो। लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी की नहीं, जिंदगी के सुख दुख का भी साथी हूँ। तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं करोगी तो किससे करोगी? और कुछ न सही शेयर करने से कम दिल का बोझ हल्का हो जाता है। सारिम के इतने नर्म अंदाज से ढाल देते हुए लहजे ने सानिया को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। सानिया को समझा रहा था, हमारा रिश्ता ऐसा ही है ना सानी, मगर इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे पर भरोसा ना हो तो ये नाजुक रिश्ता कमजोर नहीं होता बल्कि जिंदगी भी मुश्किल हो जाती है। सारिम ने गंभीर लहजे में कहा तो सानिया को लगा उसे सारिम को सारी बात बता देनी चाहिए। कोई फिक्र की बात नहीं है सारिम, बस मैं ईद पर सबा के ससुराल भेजी जाने वाली ईदी की तैयारी के हवाले से सोच रही थी। मेरी जो भी सेविंग्स थी वो सब हॉस्पिटल में खर्च हो चुकी हैं। सोच रही थी अब सबा की ईदी और बच्चों के तम्मी के ईद के कपड़ों वगैरह का क्या होगा। बच्चों को तो ईद पर उनको 2 सूटों के साथ एक मैचिंग चीज की भी फरमाइश होती है। इस चीजों का इंतजाम कहाँ से होगा? सबा की ईदी तो जरूर भेजनी होगी। उसके ससुराल का मामला है। सानिया की बात सुनकर सारिम के माथे पर भी फिक्र की लकीरें उभर आई। दूसरी तरफ मेहरुन्निसा, जिन्होंने सारिम के लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म सूप तैयार किया था, तो उसके लिए लेकर आ रही थी। तभी दरवाजे के पास सारिम और सानिया की बातें सुनकर उनके कदम कमरे से बाहर ही रुक गए। की बात सबा की ईदी की हो रही थी। हालांकि मेहरुन्निसा उन सासों में से नहीं थी जो चुप कर बेटे बहू की बातें सुना करती, तो वह फितरी सस्पेंस के हाथों मजबूर होकर वहां ठहर गई थी। वाकई परेशानी की बात है, तो मुझे अंदाजा है मेरे इलाज पर काफी पैसे खर्च हो गए, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अपने किसी दोस्त से उधार ले लूंगा। साल की तरह इस साल भी सबा की ईदी उसी इंतजाम से भेजी जाएगी जैसे हर साल भेजी जाती है। एक ही तो मेरी बहन है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ बहन बेटियों को अपने मैके में बड़ा अरमान होता है कि ससुराल में उसकी कदरदानी हो। अब्बू के बाद अब मेरे दम से ही सबा के मैके का मान है। मैं अपनी बहन का ये मान ही नहीं तोड़ूंगा। सारिम की बातें सुनकर मेहरुन्निसा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। अपनी तबीयत और औलाद की मोहब्बत का यूं ही तो नहीं था। सारिम उनसे और सबा से बहुत मोहब्बत करता था, जिसका अंदाजा उन्हें अब हो रहा था। वो तो ठीक है सारिम,
मगर मेरे पास इस मसले का एक और भी हल है, उसको उधार लेने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा इस बार मैं ईद पर अपने मैके से आने वाली ईदी सबा को बेच दूंगी, तरह सबा का मान भी कायम रहेगा और हमारा भरम भी। तरह आपको किसी का उधार भी नहीं लेना पड़ेगा और मेरे पास अभी ईदी के जोड़े रखे हैं। और सानिया ने अगली बात में मेहरुन्निसा को संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके ससुराल वालों के लिए मोहब्बत और अपनायत मेहरुन्निसा पहले से ही कायल थी। सानिया ने हमेशा उनका भरम रखा। वो भी कब चाहती थी कि उनकी बीमार बेटा किसी से उधार ले। सानिया ने भी सोचकर मसले का हल पेश किया था। वो अपने मैके से अपने लिए आई हुई ईदी को सबा को देने की बात कह रही थी। उसूल के तौर पर तो मेहरुन्निसा को इस बात पर गुस्सा आना चाहिए था, पर वो सानिया के मिजाज की ही नहीं उसकी सच्चाई की भी अच्छी तरह समझती थी। इसलिए उस वक्त खामोश रहने में ही बेहतरी समझते हुए सूप के प्याले की वापस लेकर मुड़ गई। वैसे भी उस वक्त सूप काफी गर्म था। कुछ देर किचन में रखकर ठंडा हो जाता तो सानिया खुद आकर सारिम के लिए ले जाती कि वो नहीं चाहती थी कि उस वक्त सारिम के कमरे में जाए तो सारिम और सानिया को शक हो जाए। उन्होंने उन दोनों के बीच होने वाली बातें सुन ली, इसलिए वो खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गई। जबकि सारिम को सानिया की ये बात ठीक नहीं लगी कि उसने फौरन ही जाहिर कर दिया, नहीं सानिया, ये मुनासिब नहीं रहेगा। कुछ सबा का पता चल गया तो उन्हें बुरा लगेगा। वैसे भी अपने घर वालों की तरफ से अपनी ईदी का सामान तुम्हें अम्मी को सफबा को भी दिखाना होगा। सूरत में ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अब फिर तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। सारिम की बात सानिया को भी ठीक लगी। सारिम ठीक कह रहा था, मगर परेशानी में सानिया को फिलहाल यही हल इस मसले का सूझा था। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि अपनी शादी की ज्वेलरी में से कोई ज्वेलरी बेच देती हूँ जाकर। कम सबा की और अम्मी की ईदी की तैयारी का इंतजाम तो हो जाएगा। अम्मी की तरफ से आई ईदी के कपड़ों में से कुछ भी पहन लेंगे। मेरे और आपके जोड़े भी अम्मी की तरफ से आ जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? सारिम के चेहरे पर सानिया की बात सुनकर फिक्र की शर्मिंदगी का एहसास ने ले ली। जरूरत पड़ने पर सानिया के जेवर बेचने के हक में नहीं था, लेकिन फिलहाल और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने जवाब में खामोश रहने में ही इतना भरम रखना चाहता। ठीक है, कल ही बाजार चली जाती हूँ, आप बैठे हैं, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। अम्मी ने कहा था आज वो खुद आपके लिए फेवरेट सूप बनाएंगी। इफ्तारी के बाद फ्री होकर सारिम के पास कुछ देर के लिए आ बैठी, मगर अब पुरसुकून होकर उठी थी। उसने अपनी परेशानी का हल तलाश कर लिया था। ये देखे बगैर सारिम उसके फैसले से खुश और मुतमईन नहीं था। सानिया के कमरे से बाहर जाने के बाद सारिम सोच रहा था शायद उसने जरूर कोई नेकी की होगी तो सानिया जैसी समझदार मोहब्बत करने वाली बीवी भी। कई मायनों में सारिम की सुख दुख की साथी थी। दूसरी तरफ मेहरुन्निसा अपने रूम में आकर सोच रही थी कि सारिम और सानिया ने कभी भी किसी भी मामले में मायूस नहीं किया, इसलिए अब उस मुश्किल वक्त में वो बेटे और बहू पर बोझ नहीं डालना चाहती। उन्होंने उनका साथ देने का फैसला लिया था। घर के बाहर के हालात उनके सामने थे। ये तो सारिम की अच्छाई थी कि वो अपने बाप की पेंशन के पैसे से कोई मतलब नहीं रखता। मेहरुन्निसा हर महीने मिलने वाली पेंशन के पैसे को अपने पास रखती थी, जो किसी न किसी मुनासिब मौके पर काम आ जाती। और अब उन्होंने सोच लिया कि वो सारिम को कर्ज का बोझ उठाने हरगिज नहीं देंगी। वैसे भी ईद का त्योहार है, रोज से ज्यादा खर्च को पसंद नहीं करती थी वो। सारिम हर साल छोटी बड़ी ईद पर बीवी बच्चों के साथ मेहरुन्निसा और सबा के लिए भी ईद के नए कपड़े जूते चप्पल खरीदता था। और मेहरुन्निसा के पास अभी ईद के कई जोड़े रखे थे, क्योंकि सानिया के मैके से उसकी ईदी में मेहरुन्निसा का भी ईद का जोड़ा चप्पल होता था। इसीलिए फिलहाल उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी। रमजान का मुबारक महीना तो वैसे भी मुसलमानों के नफ्स पर काबू का सबक देता है। वजह खर्च को मना किया गया है। जिंदगी की तरह जिंदगी के मामलों में भी बैलेंस होना जरूरी है, और सच्ची खुशी तो बस अल्लाह की रजा पाकर ही हासिल होती है। इसलिए मेहरुन्निसा को भी खुशी के किसी भी मौके पर बेवजह का खर्च पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि हर साल ईद पर किसी तरह सारिम और सबा के साथ बीवी बच्चों के ईदी की तैयारी भी करता रहता था। इस साल ये तैयारी वो खुद करेगी, क्योंकि शौहर की डेथ के बाद माँ और बहन के साथ बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी सारिम ने अच्छी तरह निभाई थी। नहीं चाहती थी कि खर्च की तंगी की वजह से इस बार सारिम को अपना भरम बाकी रखने के लिए उधार लेना पड़े। इसलिए उन्होंने अगले ही दिन सानिया को बगैर बताए बाजार जाकर पेंशन से इकट्ठा हुए पैसों से सब बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग करा ली। सारिम और सानिया को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए शॉपिंग का सामान किसी को नहीं दिखाया गया। वो सानिया और सारिम के फैसले से बेखबर थी, इसीलिए
अगले दिन सानिया बाजार जाने के लिए उनसे इजाजत लेने आई तो मेहरुन्निसा को उसे रोकना पड़ा। सानिया के बाजार जाने का सुनकर परेशान हो गई। जाने उन्होंने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया होगा, उन्हें कब मालूम था सानिया अपनी शादी के जेवर में से सलामी में मिलने वाली गोल्ड रिंग को बाजार बेचने जा रही है कि नंदन के ससुराल की ईदी पूरी शान शौकत के साथ बेची जा सके, क्योंकि बच्चे स्कूल की छुट्टियों की वजह से खाना खाकर सो रहे थे जबकि सारिम अपने कमरे में आराम कर रहा था। इसलिए सानिया ने बाजार जाने के लिए सही मुनासिब वक्त निकाल लिया था। वक्त आमतौर पर बाजारों में ज्यादा रश भी नहीं होता और जब मेहरुन्निसा को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसे बाजार जाने से बिल्कुल मना कर दिया। तुम्हें बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं। हर दिन रोजे में सारिम की देखभाल के साथ साथ घर के झमेलों में भी थकती रहती हो। जाओ तुम भी जाकर आराम करो, वैसे भी शाम की तैयारी अभी बहुत वक्त पड़ा है। मेहरुन्निसा ने नरमी से कहा तो उनके लहजे में अपने लिए मोहब्बत महसूस करके सानिया का दिल बड़ा हो गया। मगर उसे शॉपिंग के लिए तो जाना था। उसे मेहरुन्निसा के दिली इरादों की कब खबर थी। लेकिन अम्मी, मैं तो सबा की ईदी भिजवाने के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। आपको तो पता है इन दिनों बाजार में कितना रश होता है। तो आधा रमजान भी खत्म हो चुका है, अगले हफ्ते तो सबकी जरूरी ईदी भिजवानी होगी और इस बार मैंने सबके जोड़े रेडीमेड लेने का सोचा है, क्योंकि इस वक्त कोई टेलर टाइम पर कपड़े सिलकर नहीं देगा। उन्होंने नरमी से कहा तो मजबूरन मेहरुन्निसा को उसे असली बात बतानी पड़ी। उन्होंने बात करने से पहले संजीदगी से सानिया की तरफ देखा। मैंने रोज तुम्हारी और सालिम की बात सुन ली थी, इसलिए सबा को भिजवाने के लिए तुम लोगों को किसी से उधार लेने की कोई जरूरत नहीं। और मेहरुन्निसा की संजीदगी से कही बात को सुनकर जहाँ सानिया के चेहरे का रंग शर्मिंदगी से पीला पड़ा था, वहीं ये भी सोचने लगी कि मेहरुन्निसा को जाने कितना बुरा लगेगा। मुझे मत समझना बेटा, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी। सारिम के लिए उस रोज सूप लेकर आई थी। जब सबा की ईदी के हवाले से तुम लोगों की परेशानी का अंदाजा हुआ तो कोई गैर नहीं था जो तुम लोगों ने मुझसे बात करने में बात को शेयर ही नहीं किया। और मेहरुन्निसा अगली बात सुनकर जहाँ सानिया के चेहरे पर शर्मिंदगी का एहसास खत्म हो चुका था, वहीं उनकी गलतफहमी भी आंसू हो चुकी थी। ऐसे लग रहा था ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी, आपको परेशान नहीं करना चाहते। सानिया ने सफाई पेश करते हुए रुआंसू लहजे में कहा तो बेगम को बेसाख्ता सानिया पर आ गया। बेटा, तुम्हें भी इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे घर के हालात का अच्छी तरह पता है। अभी सारिम के एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल का खर्चा, दवाओं का खर्चा, इसलिए इस ईद पर हम कोई फालतू खर्च करने के बजाय सिर्फ नए कपड़े जूते नहीं पहनेंगे, बल्कि अल्लाह की रजा से हासिल कर लेंगे। मेहरुन्निसा की बात सुनकर सानिया इत्मीनान से हुई थी। वो ठीक है अम्मी, लेकिन शादी के बाद लड़कियों के लिए मैके से आने वाली ईदी का मान होता है और ये मान हमेशा सलामत रहना चाहिए। मैं और सारिम सबा के इस मान को हमेशा कायम रखना चाहते हैं। सबा अपने रिश्ते पर है, उसकी ईदी भिजवाना बहुत जरूरी है। और सानिया ने अपनी ननंद के लिए नेक ख्यालात जानकर मेहरुन्निसा को खूब खुशी मिली थी। तुम ठीक कह रही हो बेटा, अल्लाह मेरे सारिम को हद दे। मुझे पता है वो अपनी जिम्मेदारी कभी पीछे नहीं है और मुझे तुम पर भी पूरा भरोसा है। तुम मेरे बाद भी सबा के अपने मैके पर मान और भरम को कभी टूटने नहीं दोगी, क्योंकि मैं जानती हूँ बेटियाँ बाप की इज्जत फक्र से हमेशा कायम रखना चाहती हैं। तुमने अपनी मोहब्बत और कुर्बानी से साबित कर दिया तुम्हें मेरी बहू नहीं बेटी हो। मैंने भी अपनी दूसरी बेटी समझा है तुम्हें, वरना पता नहीं लोगों ने सास बहू के खूबसूरत रिश्तों को इतना खराब क्यों बना दिया। बेटी विदा होकर अपने ससुराल जाती है तो बहू रुखसत होकर उसकी बेटी की खाली जगह पूरी कर लेती है, बस सिर्फ एहसास करने की। अगर सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को माँ काम दे तो सास बहू का झगड़ा पैदा नहीं होगा। निशा ने इतने खूबसूरत जुमले पर सानिया को लगा कि उसके 7 वर्षों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वो 7 साल पहले सारिम के साथ ब्याह कर आई थी। उसकी शादी खानदान से बाहर गैरों में हुई थी और उन गैरों में जिंदगी के सबसे मजबूत रिश्ते के बंधन के बाद उसने अपनी मोहब्बत से उन गैर खूनी रिश्तों को अपना बनाने की पूरी कोशिश की थी। आज उसे पता चला था कि वो अपनी कोशिश में कामयाब हुई। बेटा, सबकी ईदी के साथ साथ मैंने तुम्हारे और सारिम के साथ साथ बच्चों को ईद की खरीदारी भी करा ली है। बस 2 दिन में तुम दोनों लोगों को बताने वाली थी। सारिम के अब्बू के पेंशन के पैसे जमा थे। अरे और सारिम की परेशानी देखकर मुझसे रहा नहीं गया और अगले दिन मुझे उन पैसों को खर्च करने का सही मौका मिल गया। बस मुझे अपने बच्चों की खुशी चाहिए, मैं इन्हें कभी नहीं मायूस और उदास देख सकती। मेहरुन्निसा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और सानिया की आंखों में शुक्र के आंसू झिलमिला रहे थे। वो बेइख्तियार सामने खड़ी मेहरुन्निसा से लिपट गई, जहाँ उसे माँ की मोहब्बत भरी नर्म गोद में सुकून मिला था। वाकई बात सिर्फ एहसास की होती है। अगर उसे ससुराल वालों से अपना समझकर मोहब्बत जाहिर की तो बदले में उसे सच्चे रिश्तों का प्यार भी मिला था।
और अब सास के रूप में सगी माँ, हमदर्द माँ जैसी साथ प्यार करने वाली मिली थी। वो खुश नसीब थी। मोहब्बतों के बदले मोहब्बतों का ये सौदा बुरा नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, एहसास और खुलूस से भी बनते हैं। वो रिश्ते जो खुद बनाते हैं अक्सर टिकाऊ साबित नहीं होते, लेकिन अगर नियत और मोहब्बत की सच्चाई शामिल हो तो हम अपने बनाए हुए उन रिश्तों की मजबूती और देर तक कायम